everyone, welcome back once again to your channel and today's section of video is very important because अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन की। हमारे लास्ट वीडियो में हमने किस चीज़ के बारे में बात की थी? वी हैव टॉक्ड अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फीमेल्स में। ठीक है, तो अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप हमें डिस्कस करना है वो क्या हो सकता है? सबको पता है कि इसके बाद हमारा फर्टिलाइजेशन होता है एंड वी हैव आवर इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की बात हम करने वाले हैं हमारे इस सेक्शन ऑफ वीडियो में, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट? तो इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसलिए हमें इसे बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और जो नेक्स्ट चीज़ आप पढ़ रहे हो दैट इज़ व्हाट? That is somewhere related to your insemination. What? Insemination. आप मुझे पूछोगे कि मैम व्हाट इज़ दिस इंसेमिनेशन, तो मैं आपको इंसेमिनेशन के बारे में पूरा बता रही हूँ कि ये क्या होता है। बेसिकली ड्यूरिंग कॉटस और कोलैप्शन द सीमेन इज रिलीज्ड इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल, राइट, बाय व्हाट? पेनिस। सो दैट इज़ योर इंसेमिनेशन। क्लियर हुआ? सो इंसेमिनेशन मतलब क्या है कि जब पेनिस से हमारा क्या रिलीज़ होता है? सीमेन रिलीज़ हो जाता है किसमें? वजाइना में। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? तो बेसिकली इंसेमिनेशन के बाद क्या होता है कि जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं आपके, ठीक है, वो जल्दी से स्विम करते हैं सर्विक्स के पास। सर्विक्स से वो इंटर करते हैं हमारे यूट्रस में और फाइनली वो एम्प्लूररी रीजन जो होता है किसका? फैलोपियन ट्यूब का, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये जो रीज़न मैंने बताया है एम्प्लूररी रीज़न, ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। बेसिकली 3 रीज़न होता है फैलोपियन ट्यूब का, जो कि उस डाइवर्सिफिकेशन करता है कि कहाँ पे क्या प्रोसीजर होगा। पूरी फैलोपियन ट्यूब में आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। इन दैट केस दिस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स हेल्प्स अ लॉट। तो मैं एक डायग्राम आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूँगी अच्छे से, राइट? तो आप कन्फ्यूजन मत क्रिएट करो। अभी आप बस ये जानो कि स्पर्म यहाँ से मूव करता है, मूव करने के बाद वो सर्विक्स से हमारे यूट्रस में एंटर करता है और फिर फैलोपियन ट्यूब में एग के पास पहुँचता है। ओवम रिलीज बाय ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसफर टू द एम्प्लूररी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो सेम क्या है कि यहाँ पर आपका जो फैलोपियन ट्यूब का एम्प्लूररी रीजन है वहाँ पर स्पर्म्स भी पहुँच गए हों और एग भी पहुँच गया है। एग फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। अब आप बोलोगे कि मैम एग तो मोटाइल नहीं होता है, स्पर्म का हमें समझ आ गया, बट जो आप एग की बात बता रही हैं एग इज़न्ट मोटाइल, तो वो एग कैसे पहुंचा? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका एग है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये एग सेक्शन है आपका, राइट? तो ये जो एग है इसे इतनी दूर जाने के लिए, ये जो दूसरा वाला एग है, यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कोई चीज़ होगी जो इसे लेकर जाती होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपका क्या है? फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, तो अगर मैं कह रही हूँ कि ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है, तो इस मूवमेंट के लिए ये फैलोपियन ट्यूब ही रिस्पॉन्सिबल होती है। कैसे? यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि यहाँ पर बने होते हैं, ठीक है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करते हैं कि इस नॉन मोटाइल एग को यहाँ से इस उसमें मूव करवाते हैं। ये समवेयर बने होते हैं हमारे एपिथेलियल यानी स्यूडोफाइट टिश्यूज़ के, स्यूडोफाइट टिश्यूज़ होते हैं उनके बने होते हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है ये होता है इन्हीं स्ट्रक्चर्स की वजह से, जिन्हें हम कहते हैं फॉल्स टिश्यू स्ट्रक्चर्स। क्लियर हुआ? तो आपको समझ में आया कि एग कैसे मूव करता है, ठीक है। तो अब हमारा फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है? स्पर्म प्रेजेंट है और प्रेजेंट है हमारा एग। तो स्पर्म और एग प्रेजेंट है, अब वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन वुड अकर इन फैलोपियन ट्यूब ओनली इफ ovum and sperms are simultaneously transferred into the ampullary region of fallopian tube। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि अगर फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब
एग और स्पर्म की टाइमिंग फैलोपियन ट्यूब के एम्ब्रियोनरी रीजन में पहुंचने की सेम होगी। अप्रॉक्सीमेट एक्स टाइम में अगर दोनों एग और स्पर्म पहुंच रहे हैं, ठीक है, तभी वो फर्टिलाइज कर पाएंगे। क्योंकि अगर स्पर्म पहले पहुंच जाता है, अगर हमारे केस में ये स्पर्म पहले पहुंच जाता है तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बाद में पहुंचेगा तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पहले अगर एग पहुंच जाएगा तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और बाद में पहुंचेगा तो कोई कंडीशन है ही नहीं। क्योंकि एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, जितनी उस टाइम पीरियड में ही हमारी बॉडी में स्पर्म जिंदा रह सकते हैं, आफ्टर दैट दे आर रिमूव्ड। ठीक है, तो अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस पे, दैट इज़ योर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट जब मेट करते हैं तो वहाँ से बनता है क्या? हमारा जाइगोट। क्लियर? जाइगोट बनता है। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है वो ये है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म इंड्यूसेस चेंजेस इन जोनाप्लूडिया लेयर ऑफ ओवम दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, इंश्योरिंग दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन एग। यहाँ पर है एक कंडीशन। यहाँ पर बताया गया है आपको कि जो एक स्पर्म है और एक एग है, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ, पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि कोई भी डाउट ना रहे। ये है आपका एग सेल। क्या है? दिस इज़ योर एग। ये आपकी एग सेल है, और ये हम कह लेते हैं आपका, दूसरे कलर से कुछ बना लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो। ये है आपका स्पर्म। ठीक, तो जब स्पर्म एंट्री करने वाला होता है एग के अंदर, जब स्पर्म आपका एंट्री करने वाला होता है एग के अंदर, तो यहाँ पर एक लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? एक लेयर बनी होती है एग में। सबको पता है कि एग में लेयर होती है, जैसे कि नॉर्मली चीज़ में। तो ये जो बाहरी लेयर होती है जोना प्लूडिका इसे कहते हैं। जोना प्लूडिका में ये स्पर्म कुछ चेंज करता है, ऐसा कुछ चेंज करता है कि जो उसके साथ के एडिशनल स्पर्म्स हैं, जो इसके साथ के एडिशनल स्पर्म्स होते हैं, उनकी एंट्री ब्लॉक हो जाती है। मतलब कि जैसे कि एक चीज़ है यहाँ पर, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड इन वन टाइम ऑफ इंसेमिनेशन। एक बार के इंसेमिनेशन के प्रोसेस में मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड। तो क्या होता है कि उसमें से जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, जो सबसे ज़्यादा मोटाइल होता है, वही एग के साथ फर्टिलाइज कर पाता है। मीन्स वी आर अ फॉर्मेशन और वी आर द विनर ऑफ अ रेस। मतलब कि ये सारे जो हैं आपके, वो कंटेस्टेंट्स थे आपके, किस चीज़ के? दे वर द कंटेस्टेंट्स, राइट। तो ये सारे कंटेस्टेंट्स थे किस चीज़ के? एक रेस थी, राइट। रेस कैसी थी कि यहाँ पे बहुत सारे कंटेस्टेंट थे। अब इन सारे स्पर्म्स में से कोई एक ही होगा जो फर्टिलाइज कर पाएगा, राइट। तो जब इन कंडीशंस को हमें फुलफ़िल करना होता है तो हम ऐसे ही कुछ चीज़ें करते हैं जिससे कि ये एक पर्टिकुलर स्पर्म ही टाइम पर पहुँच पाए। तो जो ये जोना प्लूडिका लेयर होती है एग के बाहर की, उसमें हम मान लेते हैं ये स्पर्म है जो पहुंचने वाला है, जब ये फर्टिलाइज करने वाला है, अभी और कोई स्पर्म नहीं पहुंचा है। तो क्या है कि ये स्पर्म जब यहाँ पर पहुंचने वाला होता है तो ये इस लेयर में कुछ चेंज करने लगता है, और जब जोना प्लूडिका में कुछ चेंज होता है तो ये बाकी जो स्पर्म्स होते हैं, ये सारे जो स्पर्म्स हैं, इनकी एंट्री ब्लॉक हो जाती है। मतलब ये एग में एंटर नहीं कर पाते हैं। जो ये एक पर्टिकुलर स्पर्म है यही एंटर कर पाएगा। इसके जो एक्रोसोम होता है वो क्या करता है कि जब आउटर लेयर होती है जो एग की, उससे मेट करना शुरू करता है। मतलब कि ये जो आउटर लेयर है हमारे एक्रोसोम की, ये धीरे से इसमें एंटर करना शुरू करता है। तो जो स्पर्म की आउटर लेयर होती है वो क्या होती है? वो ख़त्म हो जाती है, और जैसे ही ख़त्म होती है तो हमारा स्पर्म क्या करता है? एंटर कर जाता है एक सेल में। क्या करता है? एक सेल में एंटर कर जाता है, और वहाँ से क्या बन जाते हैं? ये बन जाते हैं आपके जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। ठीक है, ये क्या बना? जाइगोट। जब
हमारा स्पर्म एंटर कर जाएगा तभी जाइगोट बनता है। तो क्लियर हुआ। यहाँ पर मैंने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई है, यहाँ पे मैंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताई है वो ये है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जोना प्लूडिका में एक चेंज होता है जो कि एडिशनल स्पर्म की एंट्री को बैन कर देता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको एक्रोसोम के बारे में भी बताया है। एक्रोसोम का क्या फंक्शन होता है ये मैंने एक्सप्लेन किया है। Secretions of acrosome help sperm to enter the ovum through jonica pludica and plasma membrane। मैंने बताया कि एक्रोसोम से कुछ सिक्रीजन होता है, एक्रोसोम धीरे धीरे खत्म होने लगता है, तब हमारा स्पर्म क्या करता है, ओवम में एंट्री करता है। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ पे, इट इंड्यूसेस सेकेंडरी oocyte एंड कंप्लीट मियोसिस। मतलब ये सेकेंडरी oocyte में मियोसिस के कंप्लीशन का प्रोसेस होता है, राइट। फिर यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन था, तो अनइक्वल डिवीजन था जिसकी वजह से हमारा हैप्लॉइड ओवम बना था, राइट। लेकिन अब हमें पता है कि हमारा स्पर्म और एग दोनों क्या है, हैप्लॉइड है। स्पर्म भी हमारा हैप्लॉइड है और एग भी हैप्लॉइड है। तो एन को जब हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, 2n स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था, दैट 2n स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, जाइगोट। और ये जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। तो ये स्पर्म और एग हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं और जाइगोट हमारा डिप्लॉइड में होता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेक्स ऑफ फीटस। तो सेक्स ऑफ फीटस डिपेंड करता है स्पर्म पर, मतलब मेल के ऊपर डिपेंड करता है rather than फीमेल। लाइक नाउ देयर इज़ अ म्यूचुअल मिथ इन इंडिया दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेक्स ऑफ फीटस इज डिपेंडेंट ऑन फीमेल, जबकि ऐसा नहीं होता है। कैसे, मैं इसको आपको समझाती हूँ इस तरीके से कि हम ले रहे हैं ये स्पर्म है और ये एग सेल है, मतलब ये मेल है हमारा और ये फीमेल है। क्लियर। तो हमने ये दो काउंट ले लिया है मेल एंड फीमेल का एज अ कॉमन। तो हमें मेल में प्रेजेंट होते हैं दो तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं इसमें। मेल में होता है एक एक्स और दूसरा वाई, ठीक है। फीमेल में सेम होता है एक्स एंड एक्स, राइट। तो दो टाइप के यहाँ पर गैमीट्स जाइगोट बन सकते हैं, दो टाइप के जाइगोट बन सकते हैं। कैसे, दो टाइप के जाइगोट बनेंगे। एक बार ये एक्स वाला हमारा कहीं फीमेल के इस एक्स से फ्यूज़ करेगा, तो जब ये यहाँ पर फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स वाला जाइगोट बनेगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी कंडीशन है ये वाई वाला इस सेकंड वाले एक्स से फ्यूज़ कर जाए, तो जब ये एक्स और वाई फ्यूज़ करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक्स वाई वाला गैमीट बनेगा। तो अब आप देखो कि ये जो चाइल्ड है एक्स वाई कैरेक्टर आपके मेल में था और ये एक्स एक्स कैरेक्टर आपके फीमेल में था। मतलब कि ये एक्स मेल एंड फीमेल बेसिकली एक्स वाई एंड एक्स एक्स कैरेक्टर जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, मेल पर, यानी कि स्पर्म पर, क्योंकि उसमें दो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। फीमेल में हमारे एक ही कैरेक्टर होता है जो होता है एक्स। तो यहाँ पर सेक्स ऑफ फीटस डिपेंड करता है किसके ऊपर, मेल के ऊपर पूरा, क्योंकि उसका कैरेक्टर क्या होता है, एक्स वाई होता है, मतलब एक्स वाई नेचर का है। तो एक्स है बॉडी में फीटस के कि वाई है, ये डिपेंड करता है उसके सेक्स के ऊपर, ठीक है। जब जाइगोट बन गया है तो उसमें मियोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, राइट। और वो जो मियोटिक डिवीजन होता है उससे डॉटर सेल्स बनती हैं जाइगोट में। इसमें चार तरीके की बेसिकली डॉटर सेल्स हमें देखने को मिलती हैं सेल्स के बेसिस पे। एक कंडीशन होती है 2 डॉटर सेल्स, देन 4, देन 8 एंड 16, जिसको हम टर्म देते हैं ब्लास्टोमर्स। मतलब जाइगोट में जब मेयोटिक डिवीजन होगा, जिसे हम क्लीवेज भी बोलते हैं, तो वहाँ से क्या बनता है, आपका ब्लास्टोमर्स बनते हैं। क्या बनता है, ब्लास्टोमर्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जाइगोट बनने के जस्ट बाद वहाँ पर क्लीवेज होगा, मियोटिक डिवीजन, फिर ब्लास्टोमर्स बनेंगे, राइट। एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं मोर्यूला।
मॉर्यूला क्या होता है कि जब एम्ब्रायो जो है हमारा उसमें 8 to 16 सेल्स होते हैं ब्लास्टोमर्स के, तो उसे हम मॉर्यूला कहते हैं, ठीक है। तो मतलब इस ब्लास्टोमर के जो लास्ट स्टेज होती है 8 to 16 ब्लास्टोमर्स वाली, उसे हम मॉर्यूला कहते हैं। फिर मॉर्यूला में आगे भी डिवीजन कंटिन्यू रहता है और इसी डिवीजन के साथ हमारा जो जाइगोट है वो अब यूट्रस में पहुंच चुका होता है, ठीक है। और जब ये ब्लास्टोमर्स को हम एक लेयर्स में अरेंज कर देते हैं तो जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और इसी ट्रोफोब्लास्ट से हमारा इनर सेल मास अटैच होता है। तो मैं यहाँ पर अगर आपको एक कॉमन वे में बताना चाहूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो ये समवेयर हो सकता है जो मैं बताना चाह रही हूँ कि ये आपका जाइगोट है, ठीक है। और इस जाइगोट की कई सारी लेयर्स होंगी। क्या होगी? इस जाइगोट की कई सारी लेयर्स हो सकती हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसकी बहुत सारी लेयर्स होंगी। तो जब इसकी बहुत सारी लेयर्स होंगी तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि इन बहुत सारी लेयर्स में जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर में किस लेयर की बात कर रही हूँ, इस पिंक वाली लेयर की। तो इस पिंक लेयर से हमारा अंदर का क्या है, ये पूरा है जो है स्ट्रक्चर, ये है इनर सेल मास। क्या है? इनर सेल मास। ये हमारे आउटर मोस्ट लेयर से अटैच होता है और उस आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते क्या हैं, उस आउटर मोस्ट लेयर को हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। देन ट्रोफोब्लास्ट हमारी यूट्रस के एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है। वहाँ पर हमारी एंडोमेट्रियम ऑलरेडी प्रिपेयर है तो वहाँ पर जाके वो इम्प्लांट हो जाता है। और इसी अटैचमेंट जो ट्रोफोब्लास्ट हमारा एंडोमेट्रियम से जुड़ रहा है, उसी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। प्लांटेशन मतलब कहीं पर किसी चीज़ का लग जाना, राइट। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, राइट। फिर यहाँ पर हमारे जो एम्ब्रायो है उसका आगे फर्दर डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट होता है। ये है आपका पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ इस टाइम। ये मॉर्यूला बन गया, 8 to 16 सेल्स बन गई हैं इसमें। सबसे पहला ये है आपका क्या, एग। यहाँ पर एक स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, 2 सेल बना, 2 सेल ब्लास्टोमर, 4 सेल का ब्लास्टोमर, फिर 8 सेल का ब्लास्टोमर। ब्लास्टोमर फिर हमारा यूट्रस में पहुंचा। यहाँ पर आप देख सकते हो यूट्रस में पहुंचने पर वो एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम है, यहाँ पर आकर वो इम्प्लांट हो गया। मतलब जब 8 सेल ब्लास्टोमर यूट्रस में पहुंचकर इम्प्लांट करता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पर एम्ब्रायो का डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है एंड आर एम्ब्रायो डेवलप्स इनटू अ फुल ग्रोन फीटस, राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर था आपका किसका, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन का। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क